हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में झालावाड़ के झालावंश और परमार के वागड़ व आभवंश और यादव वंश पढ़े थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के प्रमुख राजवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जीएस ओझा ने बप्पा रावल के सिक्के पर अंकित सूर्य चिन्ह के आधार पर गुहिलों को सूर्यवंशी विशुद्ध राजपूत बताया था। डॉक्टर जीएस ओझा जो बप्पा द्वारा चलाए गए सिक्के थे उस पर जो सूर्य का चिन्ह था उसके आधार पर गुहिलों को सूर्यवंशीय राजपूत बताया है। दशरथ शर्मा ने और गोपीनाथ शर्मा नैणसी व जे.एन. आसोपा के गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय माना था। एक डॉक्टर जीएस ओझा ने तो सूर्यवंशी माना, लेकिन यह अन्य विद्वान जो है गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय माना जाता है। सर्वप्रथम है गुहिल। गुहिल वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ है। गुहिल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान के बारे में प्रचलित विभिन्न मत है। क्या क्या मत है यह हम अभी देखेंगे। कर्नल टोड तथा वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुहिलों को वल्लभी के शासकों का वंशज बताया है। डी.आर. भंडारकर ने आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण नागर मानते हुए आनंदपुर से आना लिखा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा एकलिंग महात्म्य भी गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंध करते हैं। सभी विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में इसे स्वीकार कर लिया था। कर्नल टोड व स्मिथ ने गुहिलों का विदेशी संबंध भी स्थापित किया था। नैणसी और टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया, दोनों ने मिलकर किया। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिलों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। कब? 566 ईस्वी में। नोट: शिलालेखों के अनुसार सील, अपराजित, भरतभट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि गुहिलों के उत्तराधिकारी हुए थे। सर्वप्रथम है शिलादित्य या सील। हर्षवर्धन के समकालीन मेवाड़ के शिलादित्य का उल्लेख सामोली अभिलेख 646 से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में इसे अपने वंश के लिए चंद्रतुल्य बताया है। सील के काल में अरण्यवासिनी देवी का मंदिर भी बनवाया गया था। आगे है बप्पा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा नागंदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा ने जो है नागंदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की उपाधियां धारण की थी। यह बप्पा की प्रमुख उपाधियां हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे। बप्पा के गुरु का नाम था हरित ऋषि। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रताप शासक बप्पा 734 से 53 ईस्वी में हुआ, जिसे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा को जो है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था वो था कालभोज। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब है। कालभोज नाम था बप्पा रावल का, लेकिन उनके जो कार्य थे उनके अनुसार उन्हें बप्पा का नाम दिया गया था। जिसने वीर विनोद के अंदर कविराज श्यामल दास ने कहा भी है कि बप्पा एक राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब है। बप्पा रावल के काल का 115 ग्रेन का सोने का सिक्का भी प्राप्त हुआ है।
बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगी जी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगी जी गुहिल वंश के कुल देवता है। ये याद रखना, एकलिंगी जी जो है गुहिल वंश के कुल देवता है। बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेले मुस्लिम सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति से की थी। फतुल बलदान नामक अरबी ग्रंथ के अनुसार बप्पा के समय पुणे मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। अब है खुमान तृतीय। खुमान तृतीय 877 से 926 ईस्वी में मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित किया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति खुमान तृतीय को अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ और गौड़ों को विजेता बताती है। खुमान तृतीय का उत्तराधिकारी भरत भट्ट हुआ, जिसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था। अब है अल्लट। अल्लट ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को परास्त किया तथा हूण कन्या हरिया देवी से विवाह किया था। अल्लट ने हरिया देवी से विवाह किया। अल्लट ने जहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन अल्लट ने किया था, जिसकी जानकारी सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी में मिलती है। आहार से प्राप्त लेख में मुख्यमंत्री संधि विग्रह अक्षपटलिक वेदिपति भिस्काधिराज आदि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जो अल्लट द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के द्योतक हैं। नोट: अल्लट का उत्तराधिकारी नरवान हुआ था। अल्लट के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ था वो था नरवान। आगे है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार राजा मुंज ने आहाड़ पर आक्रमण कर उसे नष्ट किया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मुंज को कवि वर्ष भी कहा जाता है। अंबा प्रसाद। शक्ति कुमार के बाद मेवाड़ के शासक बने अंबा प्रसाद को भी चौहान राजा वाकपतिराज से पराजित होना पड़ा था। नोट: अंबा प्रसाद के बाद सूचिवर्म, नरवरम, कीर्तिवर्म, योगराज ये प्रमुख उपाधियां दी गई थी। वेरेट, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह आदि मेवाड़ के शासक बने थे। रण सिंह। विक्रम सिंह के बाद रण सिंह 1158 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बना, जिससे रावल और राणा शाखा निकली है। राणा और रावल की शाखा किससे निकली? रण सिंह से। अब है रण सिंह के उत्तराधिकारी सेम सिंह एवं सामंत सिंह। इसका अन्य नाम जो है सेम सिंह है और सामंत सिंह भी है। सामंत सिंह ने 1174 में गुजरात के शासक अजय पाल को पराजित किया था। सामंत सिंह का विवाह अजमेर चौहान पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। कीतू चौहान तथा पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य शत्रुता थी। इस कारण कीतू चौहान ने सामंत सिंह को मेवाड़ से पदच्युत कर दिया, यानी कि उसे पद से हटा दिया था कीतू ने। मेवाड़ से सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी को वागड़ जाकर नए राज्य की स्थापना कर ली थी। अब मत्थन सिंह। सामंत सिंह के भाई मत्थन सिंह ने कीतू चौहान को परास्त कर पुणे मेवाड़ पर गुहिलों का अधिकार कर लिया। कीतू ने सामंत सिंह को तो हटा दिया, लेकिन मत्थन सिंह के आने के बाद कीतू चौहान को परास्त किया और पुणे मेवाड़ पर गुहिलों का अधिकार स्थापित कर लिया था। मत्थन सिंह के बाद पदम सिंह व तत्पश्चात जैतर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। जैतर सिंह 1213 से 1253 में परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था, जिसमें जैतर सिंह विजयी हुआ। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। जो भूताला का युद्ध हुआ था जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें जैतर सिंह विजय रहा था, इसका वर्णन हमीर मदमर्दन में मिलता है, जिसका लेखन जो है जय सिंह सूरी द्वारा किया गया है। चीर व शिलालेख के अनुसार तलारक्ष
योगराज का ज्येष्ठ पुत्र भूताला की लड़ाई में सुल्तान की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया था। इस संबंध में चीरवा तथा धनदस्य शिलालेख के अनुसार मल्लेच्छों का स्वामी इल्तुतमिश भी जेतर सिंह का मान मर्दन नहीं कर सका। इसकी पुष्टि समर सिंह के आबू शिलालेख से होती है, जिसमें जेतर सिंह को समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य के समान बताया गया था। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया था। इल्तुतमिश को जो है हमीर मदमर्दन के अंदर हमीर कहा गया है। चीरवा शिलालेख के अनुसार जेतर सिंह को मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर सके। जेतर सिंह ने 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को पराजित किया था। मदन तथा बालाक नामक सैन्याधिकारी जेतर सिंह की सेना में थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए उसे दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी व बलवान शासक कहा था। दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया था। जेतर सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा गया किसने? दशरथ शर्मा ने। अब है तेज सिंह। जेतर सिंह का उत्तराधिकारी तेज सिंह 1250 से 1273 हुआ। इसने चालुक्यों की भांति उभापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप का विरुद्ध धारण किया था। ये एक उपाधि है। तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी को आहड़ में कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण चित्रित किया गया तथा बलबन को भी परास्त कर दिया था। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण करवाया था। तेजपाल के अधिकारों में भीम सिंह प्रधान, समुद्रधर, महामात्य, तल्लण, कोषाध्यक्ष आदि मुख्य थे। अब है समर सिंह। तेज सिंह का उत्तराधिकारी समर सिंह 1273 से 1302 तक शासन करता है। आबू शिलालेख में इसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया था। जीन भद्र सूरी कृत तीर्थकल्प के अनुसार इसने अलाउद्दीन के छोटे भाई उल्लुग खान से उसके गुजरात अभियान के दौरान मेवाड़ में हुई सैनिक हानि का दंड वसूला था। अचलगंज की पटावली के अनुसार इसने आचार्य अमित सिंह सूर के उपदेश से राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी। आबू शिलालेख के अनुसार समर सिंह ने आबू पर अचलेश्वर मठ का जीर्णोद्धार तथा मंदिर पर स्वर्ण दंड चढ़ाने के साथ यहाँ के साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई थी। दरिबा लेख के अनुसार निम्बा समर सिंह के समय मेवाड़ मुख्य मंच था। अब है रावल रतन सिंह। 1302 में रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1302 में तो रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारी उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। कोई तो कहते हैं कि अलाउद्दीन का मुख्य मकसद था उसके अपने साम्राज्यवादी को बढ़ाना, और कोई विद्वान कहते हैं कि जो इनकी पत्नी थी रतन सिंह की, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन को राघव चेतन नामक तांत्रिक से जानकारी मिली थी। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शासक का अंतिम शासक था। रतन सिंह जो है गुहिल वंश का अंतिम शासक बताया गया है।
ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी सिहल द्वीप के गंधर्वशन की पुत्री थी, जिसके पास हीरामन तोता भी था। पद्मिनी के पास हीरामन तोता था। पद्मिनी का उल्लेख मोहम्मद कासिम फरिश्ता कर्द तारीख फरिश्ता में भी मिलता है, जिसमें पद्मिनी को मेवाड़ की राजकुमारी बताया गया है। कोमलगढ़ शिलालेख के अनुसार चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदिया के सामंत लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों सहित प्राण न्यौछावर कर दिए थे। रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 16 अगस्त 1303 ईस्वी को 1600 सतराणियों के साथ जोहर किया, जो चित्तौड़ का पहला साका जोहर केसरिया कहलाता है। चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था वो 26 अगस्त 1303 में हुआ था, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी के साथ साथ 16 सतराणियों ने भी जोहर किया था। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी साथ था, जिसने अपने ग्रंथ तारीख-ए-अलई खज़ाइन-उल-फुतूह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इसके अनुसार सुल्तान ने गंभीरी व बेड़स नदी के मध्य अपना शिविर लगाया था। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। दाइबी पीर की दरगाह चित्तौड़ के लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। खिज्र खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा तथा बाद में जालौर के कानड़ देव चौहान के भाई मूछाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। राणा हमीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। हमीर राणा साका से संबंधित था, अतः हमीर व इसके बाद के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते थे। हमीर से जो पहले शासक हुए थे वो तो क्या कहलाते थे, आपके गुहिल वंश के शासक कहलाते थे, लेकिन हमीर के बाद सभी राजा जो है राणा व महाराणा लगाते थे। ये राणा साका से संबंधित थे। सिसोदा ठिकाने से संबंधित होने के कारण ये शासक सिसोदिया भी कहलाते थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक तथा मेवाड़ का मुक्तिदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में महमूद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। अब है राणा छेतर सिंह। राणा हमीर का उत्तराधिकारी राणा छेतर सिंह 1364 से 1382 था, जो बूंदी विजय के प्रयासों में मारा गया था। राणा छेतर सिंह महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा छेतर सिंह के बाद 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना, जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया। इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभहाड़ा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय में जावर क्षेत्र में चांदी व सीसा की खान मिली थी, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, जिससे इसने कई दुर्गों व मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। राणा लाखा द्वारा लाखा ने बदनौर की अपने अधीन किया। लाखा ने जो है बदनौर को अपने अधीन कर लिया तथा धवल डोडिया को तरनगढ़ नंदराय व मसूदा की जागीर देकर अपना उमराव बनाया था। सेटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट लाखा के साथ संस्कृत विद्वान थे। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह इनके पुत्र राजकुमार चूड़ा के साथ होना था, मगर किसी परिस्थितिवश यह विवाह लाखा से हो गया था। इनके पुत्र चूड़ा को राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। यह राणा चूड़ा है, उसको विषम पितामह कहा गया है। लाखा ने चूड़ा को मोकल का रक्षक नियुक्त कर नियम बनाया कि भविष्य में मेवाड़ महाराणा के
सभी पट्टों, परवानों व संदों पर चुंग और उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित होगा। महाराणा लाखा के शासनकाल में चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में करवाया था। महाराणा मोकल 1421 से 1433 लक्ष्य सिंह तथा हंसाबाई का पुत्र था। राणा मोकल के अल्पवयस्क 12 वर्ष की आयु शासक बनने पर प्रारंभ में शासन चूड़ा चलाता था। मोकल के काल में हंसाबाई द्वारा चूड़ा पर संदेह करने के कारण चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तान को होशंग शाह की शरण में चला गया था। इसके बाद रणमल राठौड़ का प्रभाव मेवाड़ में बढ़ गया था। 1433 में झीलवाड़ा में मोकल के चाचा व मेरा ने मेहप्पा पंवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। राणा मोकल ने 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर शासक फिरोज खां को पराजित किया था। मोकल ने गुजरात के अहमद शाह तथा हाड़ा चौहानों को परास्त किया था। मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया तथा परमार शासक बोस द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर समधियेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोकल ने एकलिंगी जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा भी बनवाया गया था। अब है महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल है 1433 से 1468 तक। महाराणा कुंभा जो है मोकल के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े पुत्र राणा कुंभा थे। कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे तथा अपने पड़पिता खेता की उप पत्नी के पुत्र चाचा व मेरा को मारकर उनके विद्रोह का दमन किया। चाचा के पुत्र अचका व मेहप्पा पंवार सामंत ने मांडू के सुल्तान के पास शरण ली थी। महाराणा कुंभा तथा मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान को 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी बनाए के बाद स्वतंत्र कर आत्माभिमान की संवर्धनक नीति का अनुसरण किया था। इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अबुल फजल ने भी अकबरनामा में इस घटना का वर्णन किया तथा इसकी पुष्टि नैणसी की ख्यात से भी होती है। रणकपुर शिलालेख 1429 के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटसू एवं आबू पर अधिकार कर राज्य का विस्तार किया था। राणा कुंभा ने। अब है राणा सांगा व महमूद खिलजी। मांडू सुल्तान महमूद खिलजी ने 1443 में कुंभलगढ़ को जीतने का प्रयास किया, जिसे दीप सिंह के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना ने बाण माता मंदिर के निकट विफल कर दिया था, किंतु महमूद ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। फरिश्ता के अनुसार महमूद ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1456 में नागौर के फिरोज खां के मरने पर उसके पुत्रों शम्स खां व मुजाहिद खां में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। कुंभा की सहायता से शम्स खां नागौर का शासक बना, किंतु शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेद कर शर्त के विपरीत नागौर दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ कर दी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से संबंध स्थापित कर लिए थे। राणा सांगा ने नागौर पर चढ़ाई कर नागौर व गुजरात की सेना को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया था। राणा कुंभा ने 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। 1457 से 58 में मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु कुंभा ने कूटनीति से दोनों में दरार उत्पन्न करवाकर इस आक्रमण को विफल कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में महाराणा कुंभा का उल्लेख किया था। बाबर द्वारा बाबरनामा में महाराणा कुंभा का जो प्रमुख कार्य व उनकी प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है।
रणमल ने चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी, जिस पर मेवाड़ी सरदारों ने चूड़ा की सहायता से रणमल की 1438 में हत्या कर दी थी। रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ी सेना ने उसके पुत्र राव जोधा का पीछा किया तथा बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेने हेतु मजबूर किया था। मेवाड़ी सरदारों ने मंडोर पर अधिकार कर उसका प्रबंध चूड़ों के पुत्रों को सौंप दिया था। चूड़ा के पुत्रों को मंडोर पर 1453 तक मेवाड़ का अधिकार रहा था। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि आमल बामल कर मंडोर को पुनः लौटा दिया तथा अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से हुआ था। कुंभाकालीन स्थापत्य कवि राजा श्यामल दयास ने कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना है, जिनमें कुंभलगढ़, अचलगढ़ 1452, मचान मेरों को रोकने हेतु एवं बसंतीगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। कुंभलगढ़ की दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जिसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था, जो खेता ब्राह्मण का पुत्र था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी श्रृंगार चंवरी का मंदिर, एक लिंग का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने समयपाली में धरणकशाह ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ पर इनका निर्माण करवाया था। अत्रि व महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने इसे अपने इष्ट देव विष्णु के समर्पित बनवाया था। इसी प्रशस्ति में इसे कुशल वीणा वादक बताया है। विजय स्तंभ पर इसके निर्माता जेता की कुर्सी पर बैठे रूप में तथा नापा व पुंजा की खड़ी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। विजय स्तंभ की चौथी व छठी मंजिल पर देवियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। विजय स्तंभ के ऊपरी मंजिल का बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुए भाग का पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के ट्रांजन स्तंभ की तुलना से अधिक कलात्मक बताया गया है। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी सुंदर बताया था। कुंभा अपने विरुद्ध के लिए प्रसिद्ध था। इसकी प्रमुख उपाधियां भी हैं। प्रमुख उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, राणो रासो, परम गुरु, राय राण, अश्वपति, नरपति, महाराजा धीराज, राव राय, चाणे राय, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि जो है आपके कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। अब कुंभा को उपाधियां या वीरू का अर्थ, जो कुंभा की उपाधियां हैं इनका अर्थ देखते हैं। अभिनव भट्टाचार्य वीणावादन प्रवीणन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण ये उपाधियां कुंभा को दी गई थी। हालगुरु व सालगुरु जो है पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण ये उपाधियां प्रदान की गई है। छाप गुरु जो है छापामार युद्ध के कारण ये उपाधि दी गई है। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि है। हिंदू सुल्तान जो है कुंभा को मुस्लिमों द्वारा ये उपाधि दी गई है। दान गुरु जो है दानी शासक होने के कारण दी गई थी। राय रासो, राण रासो, राय राण ये विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण था। अश्वपति जो है कुशल घुड़सवार के कारण दी गई थी। नरपति मानवों में श्रेष्ठ, कुंभा को मानवों में श्रेष्ठ बताने के लिए उसे नरपति की उपाधि प्रदान की गई थी। कुंभा का साहित्य में योगदान, कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि प्रदान की थी। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा का अर्थ संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। पहला है पाठल कोश, गति रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, जबकि कुंभा का अर्थ कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त हैं। कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत प्रेमी होने के कारण वागीश्वर कहा गया था।
कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। कुंभा ने मराठी, कर्नाटी, कन्नड़ तथा मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की थी। कुंभा द्वारा कुंभा को विद्यानुरागी तथा कला प्रेमी शासक होने के कारण युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया। कान व्यास, मंडन गोविंद, टिट्टा भट्ट आदि कुंभाकालीन विद्वान थे। यह कुंभा के समय विद्वान थे। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, रूपा अवतार, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, भूपति वल्लभ, रूप मंडन, वास्तुशास्त्र व वास्तुकार, वास्तुसार नाम वास्तु ग्रंथ लिखे गए थे मंडन द्वारा। मंडन के भाई नाथा व वास्तु मंजरी व पुत्र गोविंद ने उदार धोरणी कला निधि देवालयों के शिखर विधान पर आधारित है। वे द्वारी दीपिका तथा मेहाने तीर्थमाला 120 तीर्थों का वर्णन नामक ग्रंथों की रचना की गई है। गोविंद ने 4 समुच्चय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी की थी। कुंभा के दरबार में जैन विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य सुंदर गणी, ये आदि जो है कुंभा के जैन विद्वान थे। कुंभा के दरबार में महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग, महात्म्य, रसिक पीर या कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि से मिलती है। प्रबंध चिंतामणि का रचयिता जो है मरुतंग था। आगे है कुंभाकालीन कान व्यास रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति का ज्ञाता था। 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड के जलाशय पर कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। कुंभलगढ़ लेख में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार तथा राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर दानी बताया गया था। वैष्णव भक्त कुंभा गुप्त शासकों के समान स्वयं को परम भागवत कहा करता था तथा आदिवरा, वसुधरोहरण, वैदिक व्यवस्था का पुनर्स्थापक की उपाधि धारण की थी राणा कुंभा ने। अब है उद्दा 1468 से 1473। कुंभा के बाद उद्दा शासक बना मेवाड़ का। कुंभा की हत्या के कारण पितृहंता उद्दा मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया था, जिसके बाद भाई राईमल ने दाड़ीमपुर के युद्ध में पराजित किया। पराजित उद्दा मालवा की ओर भाग गया, जहां बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो गई थी। अब है उद्दा का भाई राईमल 1473 से 1509। उद्दा के बाद राईमल 1473 से 1509 में मेवाड़ का शासक बना। राईमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राईमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। राणा सांगा 1509 से 1528। आरंभिक संघर्ष जो है वो देखते हैं। राणा सांगा तथा उसके अन्य 3 भाइयों पृथ्वीराज, जिसे उड़न राजकुमार कहा गया है, जयमल व राय सिंह के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था। जन्मपत्री देखकर एक ज्योतिष ने संग्राम सिंह के राजयोग होने की भविष्यवाणी की थी, जिसे सुन पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह पर वार किया, जिसमें संग्राम सिंह की एक आंख चली गई थी। तीनों भाई भीमल गांव की चारण जाति की एक पुजारिन के पास इस हेतु निर्णय करवाने गए, जहां भी तीनों का परस्पर संघर्ष हुआ। इस दौरान सांगा को सेवित्री के राठौड़ बिंदा तथा अजमेर के करमचंद पंवार ने अपने पास शरण दी थी। अतः सन 1509 में चाचा सारंग देव की सहायता से राणा सांगा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा ने अपने सहयोगी करमचंद पंवार को रावत की पदवी तथा अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बन्नेड़ा परगने उसे जागीर में दिए थे। अब मालवा के साथ राणा का संघर्ष। सांगा 1509 से 1528 के राज्याभिषेक के दौरान मालवा पर सुल्तान
नासिरुद्दीन का शासक था, जिसकी 1511 में मृत्यु होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया था। महमूद खिलजी द्वितीय राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से मालवा का शासक बना था। मेदिनी राय के बढ़ते मालवा में प्रभाव को खत्म करने के लिए वहां के अमीरों ने गुजरात की सहायता से उसे हटा दिया था। मेदिनी राय मालवा से मेवाड़ राणा सांगा की शरण में आ गया था। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन, चंदेरी आदि जागीर देकर अपना सामंत बना लिया था। जब सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन पर आक्रमण किया तो सांगा ने महमूद को परास्त कर कैद कर लिया था। अब वे राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी। 1517 में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य वर्तमान कोटा के निकट खातौली नामक के स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे खातौली का युद्ध कहा जाता है, जो 1517 में हुआ था। राणा सांगा ने खातौली युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर शहजादे को बंदी बना लिया, परंतु इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया तथा पांव में तीर लगने से लंगड़ा हो गया था। राणा सांगा की जो उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान पहले तो आंख फूट गई और उसके बाद खातौली के युद्ध में बायां हाथ कट गया और पांव में तीर लगने से वो लंगड़ा हो गया था। 1518 में इब्राहिम लोदी की सेना व सांगा में धौलपुर के निकट बाड़ी में पुनः युद्ध हुआ था। बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के नेतृत्व मियां माखन तथा मियां हुसैन ने किया था। बाबर लिखित बाबरनामा के अनुसार खातौली व बाड़ी के युद्धों में राजपूतों को विजय हुए थे। यह बाबरनामा में लिखा हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अफगान नेता हसन खां मेवाती तथा मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा के पास शरण ली थी। बाबर व राणा सांगा। फरवरी 1527 में राणा सांगा की सेना ने बयाना के दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व वाली बाबर सेना को पराजित कर बयाना पर अधिकार कर लिया था। अब बाबर व राणा सांगा के मध्य हुए युद्ध। खातौली का युद्ध जो है कोटा में हुआ था 1517 में, जिसमें राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खातौली के बाद है बाड़ी का युद्ध जो है धौलपुर में हुआ 1518 में, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। उसके बाद हुआ था बयाना का युद्ध भरतपुर में 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। खानवा का युद्ध हुआ भरतपुर में 17 मार्च 1527 में। तोफ खाना एवं तुलुंगा पद्धति के कारण बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। खातौली, बाड़ी, बयाना, इन तीनों में तो राणा सांगा विजयी रहे, लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें बाबर ने जो है तुलुंगा पद्धति अपनाई, जिसके कारण राणा सांगा पराजित हो गए थे। बाबर के विरुद्ध युद्ध में सांगा द्वारा विभिन्न शासकों को निमंत्रण पाती प्रवण प्रता भेजा गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले शासकों में मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता का रायमल राठौड़, विरमदेव मेड़तिया, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का बारमल, वागड़ का उदय सिंह, सलूमर का रतन सिंह, सादड़ी का जालाजा, देवलिया का रावत बाग सिंह, गोकुलदास परमार, अफगान का महमूद लोदी, जगनेर उत्तर प्रदेश का अशोक परमार, चंदेरी का मेदिनी राय, जालोर का अखेराज सोनगरा, मेव शासक वीर हसन मेवाती शामिल हुए थे। खानवा का जब युद्ध हुआ था उस समय राणा की तरफ से भाग लेने वाले ये प्रमुख शासक थे। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गंगा था। इसने मारवाड़ के कुंवर मालदेव के नेतृत्व में सांगा की सहायतार्थ हेतु सेना भेजी थी। बाबर ने रायसेन के सरदार सहलदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात चलाई थी। सहलदी तंवर खानवा युद्ध के अंतिम समय में बाबर की सेना में शामिल हो गया था तथा सांगा की अनुपस्थिति से बाबर को अवगत करवाया। जब यह युद्ध हुआ खानवा का, तो बाबर ने
रायसेन के सरदार सैयद तंवर को एक सुलेख के मामले में राणा सांगा के पास राणा सांगा की सेना की तरफ भेजा, लेकिन सैयद तंवर जो है अंतिम समय के अंदर बाबर की तरफ हो गया, जिससे बाबर को पता चला कि इस युद्ध में राणा सांगा की अनुपस्थिति है। युद्ध में भूमि में सांगा के घायल होने पर झाला अजय ने सांगा का स्थान लिया था। बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण। बाबर द्वारा सांगा पर वचन भंग का आरोप, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, राजपूत अफगान मैत्री हसन खां मेवाती व महमूद लोदी ने मेवाड़ में शरण ली, सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना, सांगा ने खंडार दुर्ग व आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। यह संघर्ष के प्रमुख कारण है। बाबर जब चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, तभी सांगा ने बाबर से पराजय का बदला लेने का निश्चय किया था। सांगा सेना लेकर कालपी के निकट इरिच्ची पहुंच गया, जहां बाबर के गवर्नर अफाम से संघर्ष हुआ था। कालपी में ही सांगा के साथियों द्वारा विष देने के कारण 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास हो गया। कालपी से सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाकर अंतिम संस्कार किया, जहां इसकी समाधि छतरी बनी हुई है राणा सांगा की। इतिहास में महाराणा सांगा को हिंदूपत एवं कर्नल जेम्स टोड ने उसे एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। वह अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में राजपूत शासक विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकत्रित हुए थे। हरविलास शारदा के अनुसार मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ के उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था। राणा सांगा ने नोट, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 में मेवाड़ का शासक बना था। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त करते हैं। आगे के जो शासक हैं वो पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो मेरी आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, धन्यवाद।